हेलो फिर वेलकम टू माय चैनल दृष्टि डिटेल्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट 4। ठीक है ना। इससे पहले आपका पार्ट 3 हो चुका है। आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली जो एमसीक्यू और लेसन्स का जो समरी मिलता है वो आप तक पहुँच सके। तो प्रश्न है आपका फर्स्ट, CAPF 2019 में आया। CAPF में 2019 में बहुतंत्र है ना, बहुतंत्र बहुतंत्र की एक प्रमुख विशेषता, यानी बहुतंत्र की इनमें से बताना है कि कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जिस पे है नहीं है इस पे ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट बोल रहा है सरकार निर्वाचित पदधारियों के हाथों में होती है। ठीक है, बहुतंत्र में क्या निर्वाचित पदाधिकारियों के हाथों में होती है। सेकंड है निर्वाचन में उम्मीदवार होने का अधिकार प्रतिबंध सीमित होता है। थर्ड है व्यवहार तौर पर वयस्क को मतदान करने का अधिकार होता है। फोर्थ में इस में स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है और आलोचना करने की विरोध करने का अधिकार होता है। तो आंसर होगा बहुतंत्र में आपका क्या होगा आंसर, निर्वाचन यानी प्रतिबंध का अधिकार क्या होता है। यानी बहुतंत्र में क्या होता है, प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यानी पहला आपको बोल रहा है सरकार निर्वाचित पदाधिकारी के हाथ में होता है, एकदम सही है। सेकंड है आपका निर्वाचन में उम्मीदवार होने का अधिकार प्रतिबंधित सीमित होता है ना। अधिकार क्या होता है, प्रतिबंधित सीमित होता है। व्यवहार तौर पर वयस्क को मताधिकार करने का अधिकार होता है, ये एकदम सही है। इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। ठीक है ना, बहुतंत्र में क्या होता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है और आलोचना करने तथा विरोध करने का अधिकार होता है। ये सही है, ये सही है और ये सही, यानी एक सही है, तीन सही है और चार सही। गलत कौन सा है, निर्वाचन यानी कि आपका 2, यानी अधिकार प्रतिबंधित नहीं होता। निर्वाचन करने का प्रतिबंधित कैसे होता है, वो खुल के आप जाकर निर्वाचन कर सकते हैं ना, खुलकर आप जाकर वो चुनाव लड़ सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। धन विधेयक की परिभाषा में कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, उसी के बारे में बताना है। तो भारत में भारत सरकार द्वारा दायित्व लिए गए वित्तीय भार के संबंध में कानून संशोधन करना, ठीक है, एकदम सही है। यानी कि वित्तीय संबंध में कानून संशोधन करना भारत सरकार या संसदीय प्रणाली का अधिकार है। भारत की संचित निधि में धन की अदायगी यानी भुगतान भारत सरकार ही करती है। थर्ड है आपका आर्टिकल 117 की अपेक्षा के अनुसार कोई वित्तीय विधेयक, ठीक है। फोर्थ है आपका भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन, ये सब भारत सरकार ही करती है। फर्स्ट 2 एंड 4 सब भारत सरकार करती है। लेकिन आपका ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 117 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई वित्तीय विधेयक, है ना। अनुच्छेद 117 के अपेक्षा कोई वित्तीय विधेयक क्या है आपका, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये CAPF 2019 में आया था धन विधेयक की परिभाषा में। ठीक है, ये आपका चैप्टर मैंने 5 ईयर लिया है, धन विधेयक। ठीक है ना, संसद में आपको मिल जाएगा। ये मेरा संसद का जो डेली का जो समरी चलता है, वहाँ पे संसद में हर चैप्टर का जो डेली का समरी मिलता है सारा वहीं से क्वेश्चन है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे आदत विचारों का कदर करना और अनुसरण करना जिससे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस अंश है, यानी कि ये बताना है कि यानी स्वतंत्रता का यानी कि किसी विचार का किसी का आदर करना, अनुसरण करना, स्वतंत्रता हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित करता है, राष्ट्रीय अधिकार है, किस में आता है, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, उद्देशिका। ठीक है, तो ये हमारा आता है मूल कर्तव्य, है ना। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये मैंने बताया है आपका 51 का क्या है, ए, ठीक है ना, 4/4A, ठीक है ना, 42 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें सब जोड़ा गया है। मैं इसका आपका पार्ट 4 वाला जो समरी है उसमें पूरा ये मूल कर्तव्य का यानी प्रस्तावना, जिसे पैराम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की विशेषता कहते हैं, वहीं से ये MCQ लिया गया। ठीक है, जो आया आपका CAPF 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता आधिकारिक लोक अदालत का आयोजन नहीं करती, यानी लोक अदालत आपको समझ में आता ही होगा क्या होता है। लोक अदालत क्या पंचायती राज में लगता है, क्या तालुका विधायक सेवा में लगता है, क्या जिला पदाधिकारी लगाते हैं, क्या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति लगाते हैं,
तो देखिए उच्च न्यायालय सेवा समिति भी लोक अदालत लगाते हैं, बोलते हैं ना PIL दाखिल कर देंगे, नहीं सुनेगा तो ये वो। फिर जिला पदाधिकारी DM लगाता है ना लोक अदालत, जो भी आपकी शिकायत है आप हमको दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सभी मामलों की सुनवाई की जाती। तालुका विधिक सेवा समिति तालुका में भी लगता है, तालुका में भी यानी कि आपका तालुका में भी लगता है, ठीक है ना। तालुका का जो हेड होता है वो लगाते हैं लोक अदालत, ठीक है, जिससे क्या करते हैं आपका विधायक जी लगा सकते हैं, विधायक भी लगाते हैं, MP भी लगाते हैं, उसे तालुका के। लेकिन पंचायत में आपका लोक अदालत नहीं लगता। आप देखे होंगे मुखिया हो क्या कोई मामला लेके तो पंचायत में वो लोक अदालत लगाने का अधिकार नहीं होता। काउंसलर जिसे कहते हैं नगर निगम, तो वहाँ पे लोक अदालत नहीं लगता, उसके पास अधिकार ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइंग सब CAPF का आज मैंने क्वेश्चन लिया है। वोटर वेरीफाइंग ऑडिट ट्रेलर VVPAT प्रणाली का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो VVPAT ये फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। नौक्सेन विधानसभा निर्वाचन नागालैंड में सबसे पहले VVPAT का प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, नागालैंड में किया था, है ना। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिया गया, है ना। नीति निर्देशक तत्व में से क्या, इसमें से क्या था? काम पाने का, शिक्षा पाने का, सब DPSP का ही है। आर्टिकल आपका अनुच्छेद 6 भी बोलता है, अनुच्छेद 7 भी बोलता है, 42 संविधान संशोधन के अंतर्गत सब मैंने करा रखा है। लेक्चर 3 या लेक्चर 4 से ये संबंधित है। फिर अपन नागरिक के लिए समान सिविल संहिता, ये DPSP बोलता ही है, लोक प्रशासन सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है ना। स्थानीय प्रशासन के प्रबंध में, कि स्थानीय प्रशासन के प्रबंधन में आपका नगर पालिका यानी कि DPSP काम नहीं करता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन आपका नगर पालिका ये सब में आ जाता है, तो वो DPSP यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गलत है। हाँ, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर आया वो फर्स्ट ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन राज्य प्रशासन के मामले के साथ साथ कानून निर्माण में भी किया जाता है। एकदम सही है। राज्य के आपका DPSP का प्रशासन, DPSP का यूज प्रशासन के संचालन में किया जाता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को आपको निर्माण करने में किया जाता है, उसको कैसे संचालन होता है, नीतियाँ बनाने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बंदम सही है। सेकंड ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का गणतांत्रिक संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को भूत रूप से यानी मूर्त रूप देता है। सही बात है, गणतांत्रिक संविधान का अधीन है, ये मूर्त रूप से देता है, गणतांत्रिकी के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाया गया। फिर आपका दोनों के मध्य विवाद यानी कि विवाद को सुलझाने में भी नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पर क्या है, नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पर अग्रता रहते हैं, ठीक है, सही बात है। ये आपको मिनर्वा मिल्स मैंने लेक्चर 3 में बताया है, कौन सा ऐसा मामला जिसमें नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर क्या है, अग्रहित है, यानी मिनर्वा मामला आपका लेक्चर 3 में मैंने इसको पढ़ा रखा है। पॉलिटी जाइएगा आप, प्रीवियस इसके लिंक में प्रीवियस ईयर वीडियो आपका लेक्चर 3 में आपको वहाँ पे मिलेगा ये क्वेश्चन। राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में परिवर्तित नहीं है, न्यायालय में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, न्यायालयों में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायालयों में परिवर्तनीय ही नहीं है। जब भाई न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, चुनौती ही नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जब चुनौती ही नहीं दे सकते तो इसे न्यायालय यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। मूल अधिकारों पर, मूल अधिकार अग्रित पर रखते हैं, यानी कि मूल अधिकार इस नीति निर्देशक तत्व से क्या होता है, बड़ा होता है मूल अधिकार, ठीक है, ये मैंने करा रखा है। यानी कि इससे ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादातर, क्योंकि ये IAS PCS ऐसा ही देता है। ये देखिए दोनों आपको सही लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही आपका कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 4। ये बोल रहा है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है मतलब कि आप इसमें न्यायालय में कर सकते हैं, कि यानी कि PIL दाखिल कर सकते हैं, ये बोला। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या बोलता है, न्यायालय में आप इसको चुनौती ही नहीं दे सकते हैं, तो आप PIL कैसे आप दाखिल कर सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे फंसाता है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर 4 रॉन्गली है, ठीक है ना। परिवर्तनीय ही नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो परिवर्तनीय नहीं है तो कम से कम इस पर आप इस पर आप केस तो कर सकते हैं ना, आप इस पर क्लेम तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना।
तो आप जज बोले हैं कि बाबू जाओ और अपना DPSP पढ़िए। नीति निर्देशक तंत्र ने बोला कि आप इसको न्यायालय में आप सुनवाई के लिए नहीं भेज सकते हैं, तो परिवर्तनीय कहाँ से होगा। अब है उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने वाली विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। उदार लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र में देखिए पहला ऑप्शन है संविधान सरकार औपचारिक सामान्यता विधिक नियमों पर आधारित होता है, सही बात है, आधारित होता है संवैधानिक सरकार। फिर है आपका नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व अधिकारों की प्रत्याभूति होती है, सही बात है, नागरिक स्वतंत्रता तो होगा ही। फिर है आपका यह राजनीतिक प्राधिकारों को स्वतंत्रता असीमित शक्तियाँ है ना के साथ विहित कर। एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, उदार लोकतंत्र तो यहाँ पे सीमित असीमित कहाँ से शक्ति, यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, आपका DPSP है, बहुत सारे संविधान संशोधन है, तो सीमित शक्तियाँ असीमित कैसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के बारे में, ये बहुत चर्चा में है, हमेशा भी चर्चा, अटॉर्नी जनरल अभी नियुक्त भी किया गया है, तो आपका इस पर प्रश्न बन सकता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये याद रखिएगा, नहीं है। तो बोला महान्यायवादी को संसद के सदस्य में बोलने का अधिकार संदर्भ में, सही बात है, बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी को अपने कार्यपालिका कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, सही है। फिर उसमें उनमें वो अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक है ना एक न्यायाधीश बनेगी, एकदम सही है, वही क्वालिफिकेशन ही होना चाहिए। फिर आपका फोर्थ वह सरकार के लिए पूर्णकालिक पारदर्शी काउंसिल होते हैं, है ना, पूर्वकालिक नहीं होते, अर्धकालिक होते हैं, एक लिमिट टाइम के लिए होते हैं, है ना, ऐसे तो उनका टाइम घोषित नहीं है, लेकिन एक पूर्णकालिक नहीं होते, जब चाहे वो तब राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में, यानी अल्प सूचक जो प्रश्न विधानमंडल में पूछा जाता है उसी पे CAPF में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ये अल्प आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंध होते हैं और 10 दिनों से कम के नोटिस पर, एकदम सही है, 10 दिनों के कम से नोटिस में उसने प्रश्न पूछते हैं और 10 दिनों के अंदर उनको जवाब देना होता है। नेक्स्ट है अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं यदि संबंध मंत्री उसका उत्तर देने के लिए सहमत, स्वीकार किए जा सकते, यानी मंत्री जी अगर उनका प्रश्न देना उचित समझते हैं तो वो स्वीकार किए जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं, नहीं, अल्प सूचना प्रश्नकाल के दौरान नहीं पूछे जाते, ये तो नोटिस देके दिया जाता है ना, तो प्रश्न कैसे पूछ देगा। यहाँ पे यही आपको देखिए ऑप्शन नंबर 3 फंसा दे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नोटिस देना है आपको 10 दिन पहले, जो भी आपको प्रश्न पूछना है ना, तो आप प्रश्नकाल के दौरान इससे आप कैसे प्रश्न पूछ दीजिएगा, तो नोटिस देने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, नोटिस देने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, गलत है। 1 और 2 क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन, ये कुछ इजी हार्ड नहीं आता है, सब आता है इजी, बस थोड़ा सा वर्ड का चेंजिंग है, बस और कुछ नहीं। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहारता के संबंध में भारत के संविधान का 10वीं अनुसूची से क्या संबंध है, यानी 10वीं अनुसूची, देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी, 10वीं अनुसूची हमारा दल बदल से संबंधित है, ठीक है ना, दल बदल कानून से। तो अनुसूची अधिकाथित करती है कि निर्वाचन सदस्य दल बदल के आधार पर निहारित किए जा सकते हैं, सही बात है, दल बदल कीजिएगा तो वो अनुसूची 10 के अनुसार आपको निहारित कर देगा, हटा भी सकता है। दल बदल के आधार पर निहारित दूसरा राजनीतिक दल में विलय के मामलों में लागू नहीं होता, सही बात है, विलय के मामलों में लागू नहीं होता। अब मेरा मन, आप वहाँ से वहाँ पे आप दूसरे पार्टी में चल जाइए, उसमें कोई दल बदल कानून उस पर नहीं लगता, यानी आप पे कुछ केसेस नहीं होंगे। विचार के मामलों के संबंधित सदन के सभापति या स्पीकर द्वारा निश्चित किया जाता है। इस पर मैं अभी कुछ बताऊंगा पॉइंट, जिससे आपको हमेशा सही हो जाएगा। फोर्थ है आपका जो मामले अनुसुलझे रहते हैं उनमें भारत के उच्चतम न्यायालय अंतिम विचारक होते हैं। एक बात याद रखिएगा, दल बदल कानून में कुछ विशेष अधिकार है ना स्पीकर को दिया जाता है, ठीक है ना, कि उनसे रिलेटेड जो भी जो मामला होगा वो स्पीकर, आपने देखा ही होगा हाल ही के चिराग पासवान और पारसनाथ मामले में आपका लोकसभा ओम बिरला के पास केसेस किया था, ओम बिरला ने आपको क्या किया, सारा सुनवाई वही किया, ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वो चिराग पासवान गया, ठीक है। तो दल बदल कानून में आपका स्पीकर के पास ही सारी शक्तियाँ होती है, या इधर से वो उधर गए, पार्टी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सारा काम कौन देखेगा, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ही देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसमें उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं करेंगे,
कोई निर्णय नहीं देंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ यही सजेस्ट करेंगे कि आपस में आप लोग अपना मैटर को सुलझा लीजिए, लेकिन वहाँ पे कुछ केसेस नहीं होगा। इसी का परिणाम आपने देखा होगा, मोदी कैबिनेट में अपना दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने पारस को क्या कर दिया, क्लीन चिट दे दिया। क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीशों का, यहाँ पे न्यायालय का कोई उचित अधिकारी नहीं है, तो फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, स्पीकर के पास आप जा सकते हैं, कि ये गलत है। अब है सूची और अंत वस्तुओं के निम्नलिखित में, यानी कि कौन सा राज्य सूची का विषय है और कौन सा समापूर्ति, कौन सा संघ। तो राज्य सूची में कौन आता है, स्वास्थ्य आता है, लोक स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, सब राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में नागरिकता, ये तो एकदम आम बात है, नागरिकता कहाँ से, बड़े बड़े कानून तो संघ ही महाराज करेंगे, सेंट्रली करेंगे। देशीकरण और अन्य देशीकरण, यानी राष्ट्रीयकरण, देशीकरण, सब तो सेंट्रली करेगा। समवर्ती सूची में क्या आ सकता है, चिकित्सा आता है, अन्य व्यवसाय, यानी कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर, सब उसी के हाथ में। विधेयक, यानी फाइनेंस मिनिस्टर राज्य और सेंट्रल दोनों होते हैं ना, उसका सदस्य। राज्य का आपका ये वित्त जो मंत्री होता है, सब सदस्य होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। विधेयक सब आपका समवर्ती सूची में, तो 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 2 कथन है, एक है सही, यानी कि कौन सा बताना है, कि यानी 1 और 2 इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो है ये तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आपका कथन है एक, भारत में राज्यसभा के बहुसंख्यक सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निहारत सदस्य द्वारा किया जाता है। सही बात है। जो विधान, यानी कि आपका निर्वाचन में, यानी कि भारत में राज्यसभा के बहुसंख्यक, यानी राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं जिसको चुना जाता है, निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है ना। राज्यसभा के जो सदस्य राज्य विधानमंडल से निर्वाचित होते हैं, वे उस संबंधित राज्य के आदिवासी नहीं होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिहार के रहने वाले हैं या पंजाब के रहने वाले हैं तो बिहार से आप सांसद नहीं चुने जा सकते। इसका एग्जांपल आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से आप देखा जा सकते हैं। वो क्या थे, वही पहले वो क्या थे, राज्यसभा सांसद थे, है ना, राज्यसभा सदस्य के वो मेंबर थे। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बंगाल के रहने वाले, आप बिहार का आप सांसद राज्यसभा सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप कहीं के भी हो, है ना, आपके पास सिर्फ नागरिकता होनी चाहिए, बस, अदर कुछ नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर का नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक अलग नियम है, बस, अदर कुछ नहीं। तो आपका केवल और केवल एक सही है और 2 गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एक सही है और 2 गलत है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का राज्य संघ बना। ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल, मैं यहाँ पे 2 आर्टिकल बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 35 एंड आर्टिकल 36। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि आपका सह राज्य संघ बनाने का अधिकार देता है। 1974 दोनों यही है। आर्टिकल 35 क्या कहता है, सह राज्य संघ बनाने का काम करता है, और आर्टिकल 36 क्या करता है, पूर्ण राज्य संघ बनाने का काम करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बस आर्टिकल। ये इसका भी लेक्चर आपको संसद में मेरा लेक्चर में सुनने को मिलेगा। मेरा जो भी लेक्चर होता है सिर्फ बेसिक पॉइंट होता है जिससे सिर्फ क्वेश्चन टेकल हो सके। ठीक है ना, ज़्यादा समरी में 20 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसको आप देख लीजिए, उससे संसद, बाय द वे संसद देखें या लेक्चर 3 देखें, तो वहाँ से बस क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी आर्टिकल 35 क्या कहता है, सह राज्य संघ बनाने का काम करता है। आर्टिकल 36 क्या कहता है, पूर्ण राज्य संघ बनाने का काम करता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने संसद के सदनों, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सभापति शक्तियों का बहुत सशक्त किया है ना, राज्यसभा शक्तियों को सशक्त किया है। ठीक है ना, कौन सा मामले में, वो देखिए, सशक्त किया है। देखिए क्या, दल बदल कानून आपको फिर से यहाँ पे आने वाला है, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष को क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन समझ, अध्यक्ष को बहुत ज़्यादा पावर मिला है। ये देखिए लेक्चर 3 में आपको मेरे को देखने को मिलेगा। 61 के अनुसार आर्टिकल 61 क्या कहता है ना, ऑप्शन पर भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि 21 से घटा के 18 कर दिया है मतदान देने का अधिकार। ठीक है ना। अब 52 क्या कहता है, दल बदल विरोधी उपबंध। 52 के अंतर्गत जो दल बदल का जो भी कानून होगा वो क्या करेगा, अध्यक्ष ही सुलझाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं सुलझा सकता। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बिहार वर्तमान में LPG का देख सकते हैं।
42वें संविधान संशोधन का संशोधन निरसन, ये निरसन एक कमेटी बना था जो इससे रिलेटेड है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज निकायों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की। हाँ सही बात है, 73वां और 74वां पंचायती और 74वां नगर पालिका से रिलेटेड है, तो इससे संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, सही है। नेक्स्ट, संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं होता? सही बात है, राज्यसभा का कौन सा सदस्य नहीं होता, यानी बोला क्वेश्चन संसद की निम्नलिखित में से कौन सा है जो राज्यसभा में से कोई सदस्य नहीं होता, यानी किसमें राज्यसभा से सदस्य नहीं होता, किसमें? संसद में। लोक लेखा समिति सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। यानी सरकारी उपवन समिति, सरकारी उपक्रम संबंध समिति होते हैं सदस्य। फिर प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का संसद में सदस्य नहीं होते क्योंकि प्राक्कलन समिति 30 तो सदस्य ही होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते संसद में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विधायक तो रहेगा ही नहीं, रहेगा तो कौन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आज का हमारा MCQ खत्म होता है। वीडियो का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंच सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।